फिल्म की शुरुआत होती है 1719 से, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नारू है। वो अपने पूरे कबीले के साथ पहाड़ों के बीच में रहती है। वो एक अच्छी शिकारी बनना चाहती है, लेकिन सभी को लगता है कि वो शिकारी नहीं बन सकती। अब एक दिन वो अपने डॉगी के साथ शिकार के लिए जाती है, जहां उसे एक हिरण नजर आता है और वो उसका शिकार करने के लिए अपना हथियार उठा लेती है। लेकिन वो जैसे ही शिकार करने की तैयारी में होती है कि तभी आसमान में कोई अजीब सी आवाज होती है और हिरण वहां से भागने लगता है, जिसके बाद नारू और उसका डॉगी भी हिरण के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। नारू थोड़ी देर उसके पीछे जाती है, लेकिन अपने शिकार में कामयाब नहीं होती। मगर इतनी देर में उसके डॉगी की पूंछ एक ट्रैप यानी जाल में फंस जाती है, जिसके बाद नारू उसकी पूंछ को निकालती है और उस पर दवाई भी लगाती है। लेकिन तभी उसे आसमान से फिर एक आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे चल देती है। कुछ दूर जाने के बाद नारू को आसमान में एक यूएफओ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस समय यूएफओ जैसी किसी चीज के बारे में लोग नहीं जानते थे, इसलिए नारू भी उसे एक थंडरबर्ड समझती है। जिसके बाद वह अपने कबीले में जाती है, जिसे कि कोमाची कहा गया है। गांव में रहने वाले इस कबीले की सबसे अच्छी बात यह थी कि यह सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे और हर वक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वहीं हम नारू की मां अरुका को देख पाते हैं, जिसे अपनी बेटी का शिकार पर जाना पसंद नहीं था। अरुका जड़ी बूटी विज्ञान में माहिर थी, इसलिए वह अपनी बेटी को भी एक चिकित्सक ही बनाना चाहती थी, यानी कि जरूरत पड़ने पर किसी कबीले के शख्स को अच्छा फर्स्ट एड मिल सके। आज वह एक ऐसी दवाई बना रही थी जिससे कि अगर बड़ा जख्म भी लग जाए तो उसका दर्द कम महसूस हो। इस दवाई का नाम था ऑनरेंज टोटसिया। इसे बनाने में कुछ विशेष फूलों की जरूरत थी, इसीलिए अरुका अपनी बेटी नारू को जंगल से उन फूलों को लाने के लिए कहती है। रास्ते में आगे जाते वक्त उसे अपना भाई ताबे मिलता है, जो कि अपने ही दोस्तों के साथ में शिकार पर निकला था। नारू अपने भाई से कहती है कि वो भी एक शिकारी बनना चाहती है, मगर ताबे के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुझ में एक शिकारी बनने जितनी ताकत नहीं है। नारू कहती है कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। वेल ताबे भैया, आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? तो ताबे बताता है कि हमारे ही दोस्तों में से एक किसी दोस्त को जंगल के शेर ने जख्मी कर दिया है। वो सुबह से गायब है, अभी तक घर नहीं लौटा है, इसलिए हम सभी उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद इधर नारू, ताबे और बाकी कबीले वाले लोगों को थोड़ी देर में अपना साथी भी मिल जाता है, लेकिन वह काफी जख्मी हालत में रहता है। जिसके बाद नारू उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और जंगल से लाए पीले फूल में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर उसे खिलाती है, ताकि उसका खून ठंडा पड़ जाए और ज्यादा ना बहे। इसके बाद सभी लोग अपने घायल साथी को घर लेकर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ताबे वहीं शेर को मारने के लिए रुक जाता है, जिसे देख नारू भी वहां रुकने के लिए कहती है और साथ में अपने भाई को यह भी बताती है कि यह सिर्फ शेर का काम नहीं है, क्योंकि शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ताबे उसे घर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इधर वापस घर जाते हुए रास्ते में वो मरा हुआ सांप भी मिलता है, जिसे प्रेडेटर ने मारा था। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं होती, जिसे देख नारू हैरान हो जाती है। वहीं पास में नारू को बड़े फूड प्रिंट्स भी मिलते हैं, जिस पर कबीले वाले कहते हैं कि ये किसी भालू के होंगे। लेकिन नारू अब वापस अपने भाई के पास जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो एक और लड़के को लेकर ताबे के पास चली जाती है। नारू से बताती है कि उसने बहुत बड़े फुटप्रिंट्स देखे हैं जो बहुत अजीब हैं, लेकिन ताबे उसे यह कहकर चुप कर देता है कि वह भालू के होंगे और अभी वे शेर के इलाके में हैं, इसलिए उन्हें शेर को निपटाना चाहिए। मगर अब नारू कहती है कि उन्हें शेर के लिए एक चारा तैयार करना चाहिए, ताकि वो जब इसे खाने के लिए आए तो वो लोग उसे शिकार बना लें। ताबे को नारू का यह आइडिया पसंद आता है और वो चारा बिछाने में लग जाता है, जबकि नारू और वो लड़का पेड़ पर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ शेर आ जाता है और उस लड़के पर हमला कर डालता है। इसके बाद वो नारू पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर नारू पीछे हटती है कि तभी उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके कारण उसका ध्यान हट जाता है और शेर भी उस पर हमला बोल देता है। इससे नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते हुए भी शेर पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है, कबीले वाले बताते हैं कि तापे ने तुम्हारी जान बचाई और बड़े शेर को मार दिया। उसकी बहादुरी देखकर उसे कबीले का वॉर चीफ बना दिया जाता है। इसे सेनापति भी कहा जा सकता है। अगले दिन एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा था, तभी प्रेडेटर आकर उसे मार देता है।
प्रेडेटर ने भेड़िए पर एसिड डाला, उसकी खाल जल गई, सिर्फ खोपड़ी बची। इसी दौरान हम प्रेडेटर को भी देखते हैं, जिसका शरीर इंसानों जैसा और मुंह एलियन की तरह है, जिस पर उसने मास्क पहना है। अब दूसरी तरफ नारू अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी बांधकर उससे प्रैक्टिस करती है, जिसके बाद वो खरगोश का शिकार कर अपना पेट भरती है और रात भी जंगल में ही गुजारती है। अब सुबह होते ही वो फिर प्रेडेटर की तलाश में निकल जाती है, मगर थोड़ी दूर जाकर उसको बहुत सारी भैंसें मरी हुई मिलती हैं, जिनके शरीर पर चमड़ी नहीं होती। यहीं पर उसे एक सिगरेट का टुकड़ा भी मिलता है। इसके बाद वो उन सभी के लिए प्रे करती है और वहां से निकल जाती है, मगर थोड़ी दूर जाकर वो एक दलदल वाली जगह पर फंस जाती है और धंसने लगती है। तब वो अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और एक पेड़ पर फंसा देती है, जिसके बाद वो खुद रस्सी पकड़कर बाहर निकल आती है। उधर प्रेडेटर भी उन भैंसों के पास पहुंच जाता है और उस सिगरेट और नारू की प्रे करते हुए रखी पत्ती को देखता है। अब हमें फिर से नारू नजर आती है, जो अपने हथियार पानी में धोती है और अपने डॉगी के साथ एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। यहां से नीचे उसे एक भालू दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वह अपना धनुष निकालती है, लेकिन ज्यादा खींचने के कारण उसके धनुष का धागा टूट जाता है, जिसकी आवाज उस भालू ने भी सुन ली थी। और अब तो वह उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अपनी जान बचाने के लिए पानी में दूर तक भागती है और फिर उसे एक लकड़ियों का गट्ठर दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर वह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वहीं भालू उन सभी लकड़ियों को तोड़कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी आता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन और आइकॉनिक सीन, जहां पर वो प्रेडेटर अपने दोनों हाथों से उस भारी भरकम भालू को, जो कि उससे साइज में भी बड़ा था, उसे उठा लेता है और अपने ब्लेड्स की मदद से घायल कर देता है। तभी उसका सारा खून उस प्रेडेटर के मुंह पर गिरता है और वो इनविजिबल प्रेडेटर अब विजिबल हो चुका था। नारू ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि आखिर इतना ताकतवर जीव, जो कि एक बड़े भालू को भी मार सकता है, तो मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और एक झरने से कूद जाती है। यहाँ पर ताबे और उसके दोस्त भी होते हैं। नारू कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, एक बड़ा जीव हम सभी का शिकार करने आ रहा है। उसके दोस्तों को लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन तभी प्रेडेटर आ जाता है। वह हथियार को स्कैन करता है और अपनी लेजर से निशाना लगाकर एक व्यक्ति को मार देता है, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए सब हवा में ही तीर चलाने लगते हैं। इस दौरान एक तीर प्रेडेटर को भी लग जाता है और अब वो थोड़ा दिखने लगता है। फिर कबीले वालों और उसमें लड़ाई होती है, लेकिन वो सबको बेरहमी से मार डालता है। इस बीच नारू अपनी कुल्हाड़ी उठा लेती है और रस्सी को काटकर वहां से भाग जाती है। वह भागकर एक खेत में पहुंचती है, जहां उसे एक और लड़का मिलता है, लेकिन तभी प्रेडेटर वहां भी आ जाता है और उस लड़के को मार डालता है। इधर भागते हुए नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। जब प्रेडेटर वहां पहुंचता है तो ट्रैप को देखकर वापस चला जाता है। उसके जाते ही कुछ शिकारी लोग वहां आ जाते हैं और नारू को बेहोश कर अपने कबीले में ले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रात में और रफाइल नाम का एक फ्रेंच सैनिक उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उस बड़े जीव को देखा है, तुम तो हमारे दुश्मन हो ही, इसी के साथ साथ वो भी बन चुका है। उसने हमारे कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। ये मेरा कमांडर है, इसे तुम्हारी भाषा नहीं आती, ये तुमसे जो भी पूछे उसका सच सच जवाब देना। कमांडर उससे पूछता है कि आखिर तुम उस बड़े जीव के बारे में क्या जानती हो, जिसके पास कई सारे हथियार हैं और उसने हमारा धंधा चौपट करके रखा हुआ है। नारू उस प्रेडेटर के बारे में जानती तो थी, मगर ये फ्रेंच सैनिक जिन्होंने उन बैलों का शिकार किया था, इसलिए वो इन्हें सजा दिलवाना चाहती थी और वो उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर ये सभी शिकारी उस प्रेडेटर को पकड़ने के लिए कई सारे ट्रैप्स लगाते हैं। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर प्रेडेटर को इन शिकारियों की भनक लग चुकी थी और वह अपने विजिबल फॉर्म में आकर एक एक को मारने काटने लगता है। लिटरली हर किसी को चीर कर रख देता है। इस बीच एक बार उसका पैर ट्रैप में भी फंस जाता है, लेकिन वह बहुत आसानी से खुद को छुड़ाता है और मारने लग जाता है। इसके बाद प्रेडेटर अपने हाथ की डिवाइस पर कुछ बटन दबाता है, जिससे कुछ फ्लाइंग बॉम्ब निकलते हैं जो बाकी शिकारियों को मार देते हैं। उधर नारू एक तरकीब से खुद और ताबे को छुड़ा लेती है। अब ताबे जंगल में घोड़े लाने के लिए जाता है और नारू अपने डॉगी को बचाने कबीले की तरफ चली जाती है। यहाँ वे लोग डॉग को मारने ही वाले होते हैं कि नारू वहाँ पहुंचकर सबको मार डालती है। अब वो अपने डॉग को वहाँ से भेज देती है और अपने पैर की चोट पर दवा लगाती है,
पर तभी वहाँ रफेल आ जाता है जिसका पैर कटा हुआ था। कहता है तुम मेरा इलाज कर दो और बदले में ये बंदूक ले लो। नारू के पास वही ऑरेंज टोट्सिया नाम के फूल थे जो कि बॉडी को ठंडा कर देते थे। अब जैसे ही रफेल उसे खाता है उसी वक्त वहां पर प्रेडेटर आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई बॉडी है ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसका पैर गलती से रफेल के पैर पर लग जाता है और रफेल चिल्ला देता है तो प्रेडेटर उसे जान से मार देता है। यानी कि अब नारू को यह बात तो पता चल चुकी थी कि वो ठंडी और गर्मी को भांप सकता है। इस वक्त ताबे आकर उस पर हमला करता है, घोड़े पर बैठ उस पर तीर चलाता है, पर बेचारा प्रेडेटर के सामने टिक नहीं पाता और वहीं पर जान से मारा जाता है। अब ये बात इनके कबीले कोमाची में भी फैल चुकी थी कि एक बड़ा शिकारी धीरे धीरे सभी इंसानों को मार रहा है, इसलिए ये सभी अपना कबीला छोड़कर जाने की तैयारी में थे। मगर नारू ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उन्हीं फ्रेंच सैनिकों में से एक को पकड़कर उसकी टांग काट देती है और हाथ में रफाइल की बंदूक रख देती है। और जब रात को प्रेडेटर इंसानों के शिकार पर निकलता है तो नारुतो उस ऑरेंज टॉट्सिया वाले फूल को खाकर बॉडी को ठंडा कर लेती है ताकि उसकी नजरों में ना आ पाए, और प्रेडेटर उस सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर उसे ही जान से मारने के लिए आ जाता है। वेल, ये नारू की एक चाल थी और यही मौका देख वो अपने गैजेट्स की मदद से उस प्रेडेटर का खात्मा करना शुरू करती है। पहले कभी पीछे से सर पर वार, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके हाथों और पैरों पर वार। बॉडी के ठंडी होने की वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता और कुछ समझ नहीं पाता, इसी वजह से उसके निशाने भी गलत हो रहे। यहाँ नारू उसको नुकसान पहुँचाते पहुँचाते उस प्लेस पर ले आती है जहाँ पर दलदल था, और जैसे ही प्रेडेटर वहां आता है तो वो उस दलदल में धंस जाता है, जिसके बाद उसके पास खाली एक ही हथियार बचता था, उसका बूस्टर एरो। लेकिन ये एक लेजर की मदद से चलता था जिसे कि नारू लेकर पहले ही भाग चुकी थी। और जब प्रेडेटर उसे मारने के लिए अपना बूस्टर एरो यूज करता है तो वह उल्टा आकर एरो उसी को ही फोड़ देता है। इस मूवी को देखकर मुझे कई बार आर्नोल्ड वाली फर्स्ट प्रेडेटर मूवी की याद आ गई, क्योंकि उसमें भी वह रात को अकेला ही बचा था और उसने अकेले ही कई सारे ट्रैप्स बनाकर उस प्रेडेटर को जान से मार दिया था। वेल, यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और कोमाची कबीले में अब पहुंच चुकी थी नारू उस प्रेडेटर का सर लेकर, यानी कि अब उन्हें कबीला छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी और अब उनके पास उनकी एक नई योद्धा भी आ चुकी थी। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।